बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 4 और आज का लेक्चर हमारा थोड़ा सा ब्रीफ होगा, थोड़ा सा लेंथ में छोटा होगा। दैट इज़ फॉर द रीज़न कि आज हम लोगों ने इस कोर्स का एक पहला पार्ट कवर करना है जिसमें हम लोगों ने कंपाइलर का फ्रंट एंड जो होता है हम उसके बारे में अपनी डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग ट्रीज़ बनाना सीखेंगे जिसको हम लोग प्रिसाइजली पार्सिंग ट्री बोलते हैं। ठीक है, अगर आप थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का कोर्स पढ़ चुके हैं तो आपको ट्रीज़ बनाने की बेसिक्स पहले से कुछ पता होंगी। पार्सिंग ट्री क्या चीज़ होती है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पार्सर की आउटपुट पढ़ी थी, उसी आउटपुट से आज हम लोग एक ट्री बनाएंगे जिसको हम लोग पार्सिंग ट्री बोलते हैं। ठीक है, और जब वो ट्री हम बनाने लगेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि पार्सिंग ट्री का कंपाइलर की कंस्ट्रक्शन में क्या रोल होता है। इसी पासिंग ट्री से हम लोग एक और ट्री बनाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं AST। ए स्टैंड फॉर एब्स्ट्रैक्ट, एस स्टैंड्स फॉर सेंटेक्स एंड टी स्टैंड्स फॉर ट्री। सो एक तो हम लोग पार्सिंग ट्री बनाएंगे और इसी ट्री की हम लोग एक प्रीसाइज फॉर्म बनाएंगे जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट सेंटेक्स ट्री बोलते हैं। ठीक है, ये तो आज का हमारा इंट्रोडक्शन था टॉपिक का। अगर आप लास्ट लेक्चर को रिवाइज करें, लेक्चर नंबर 3, तो लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने एक तो मैंने डिस्कस किया था कि कंपाइलर के दो पार्ट्स हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। ये चीज़ अब हम बार बार पढ़ चुके हैं। फ्रंट एंड के फर्दर दो पार्ट्स हमारे पास होते हैं, स्कैनर और पार्सर, अगर आप इसको रिकॉल करें तो। और मैंने आपको बताया था कि स्कैनर का काम टोकन्स बनाना होता है, जो कि हम लोगों ने गालिबन पहले लेक्चर के अंदर ही देख लिया था। ये दूसरे लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रॉपर टोकन्स बनाना शुरू किए थे लेक्चर नंबर 2 में। और फिर मैंने कहा था कि जब ये टोकन्स पार्सर के पास पहुंचे तो पार्सर इनसे ट्री बनाता है, तो लेकिन उससे पहले वो उसकी एक कंस्ट्रक्शन डेवलप करता है पार्सर, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। मैं आपको जल्दी से एक चीज़ रिकॉल करवा दूं कि हमारे पास सिंबल्स की दो टाइप्स थी, एक टर्मिनल सिंबल्स थे और एक नॉन टर्मिनल सिंबल्स थे। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास टोकनाइजेशन होती है, अगर आप वापस जो है इसकी डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की थी। मैंने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के टर्म में बताने की कोशिश की था। मैंने आपको बताया था कि जो टर्मिनल सिंबल्स होते हैं ना, ये रिप्लेसेबल नहीं होते, या ये चेंज नहीं होते हैं। आई एम सॉरी। और नॉन टर्मिनल सिंबल जो हैं ये रिप्लेस किए जा सकते हैं। तो जो हमारे पास स्कैनर की आउटपुट होती है वो यूजिंग टर्मिनल सिंबल्स होती है। ठीक है, और अगर आप दोबारा से इसको मजीद रिकॉल करें तो मैंने टेबल के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की थी कि कुछ टर्मिनल सिंबल्स हमारे पास क्या हैं। ऑप, ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए इस्तेमाल होते हैं। असाइन इक्वल के लिए इस्तेमाल होता है। जब नंबर हो 1 2 3 4 तो ये सिंबल्स हैं। ठीक है, जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सिंबल्स हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप सिंबल्स टर्मिनल और नॉन टर्मिनल अपनी मर्जी से खुद ही डिफाइन करेंगे, क्योंकि हर कंपाइलर की अपनी ग्रामर होती है। ठीक है जी, तो ये टर्मिनल और नॉन टर्मिनल सिंबल असल में कंपाइलर की ग्रामर है। और आईडी हम यूज़ करते थे वेरिएबल के लिए। फिर अब आप आए नॉन टर्मिनल सिंबल्स की तरफ। मैंने आपको बताया था कि जो पार्सर होता है वो दोनों टाइप के टर्मिनल जो है दोनों टाइप के सिंबल यूज़ कर सकता है, बोथ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल सिंबल्स। और इसमें जो छोटा सा एक फ़र्क था वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। आप याद करें कि हमारे पास जो स्कैनर होता है वो वेरिएबल के लिए सिंबल आईडी का इस्तेमाल करता है, जबकि पार्सर वेरिएबल के लिए सिंबल जो इस्तेमाल करता है वो टर्म का करता है। सिमिलरली हमारे पास जो स्कैनर होता है वो एक नंबर के लिए सिंबल नंबर इस्तेमाल करता है, जबकि अगेन जो हमारे पास जो होता है अपना पार्सर नंबर के लिए भी टर्म का सिंबल इस्तेमाल करता है। बस यही दोनों में एक बेसिक फ़र्क था। बाकी ऑप तो दोनों जगह पे इस्तेमाल होता है और असाइन भी दोनों जगह पे, ऑप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए और असाइन इक्वल के लिए। बाकी जो रूल्स थे वो मैंने आपको बता दिए। दैट वाज इट। बस ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है कि कौन सा सिंबल कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो मैं दोबारा से बता दूं कि हमारे पास जो पार्सर होता था वो वेरिएबल और नंबर दोनों के लिए टर्म सिंबल का इस्तेमाल करता था, जबकि हमारे पास जो स्कैनर है वो नंबर के लिए नंबर इस्तेमाल करता था, वेरिएबल के लिए आईडी इस्तेमाल करता था। बाकी ऑपरेटर्स के लिए प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और इक्वल असाइन के लिए। बाकी जो एक्सप्रेशन है ये मैंने आपको बता दिया था कि ये दो जगह पे इस्तेमाल होता है। एक तो असाइन के बाद फॉरन एक्सप्रेशन आ जाता है, और किसी भी ऑपरेटर के बाद, जैसे ये प्लस आ रहा था, इसके फॉरन बाद एक्सप्रेशन आ जाता है, और बाकी पीछे वाला जो है वो चला जाता है। तो होपफुली आपने ये एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ी होंगी। ये एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम था, तो मैं अपना लेक्चर नंबर 4 इसी प्रैक्टिस प्रॉब्लम से स्टार्ट कर लेता हूँ। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को वैसे तो 2 दिए थे, मैं आपको उनमें से एक का सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो ये इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं क्विकली इसको यहाँ पे बता रहा हूँ। वैसे तो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको कर लिया था। सबसे पहले हमारे पास x है, तो x के लिए जो हमारे पास सिंबल यूज़ होगा वो होगा टर्म, क्योंकि पार्सर वेरिएबल के लिए सिंबल टर्म यूज़ करता है। फिर अगली चीज़ हमारे पास क्या है, इक्वल के लिए हमारे पास क्या यूज़ होगा, असाइन। ठीक है,
अब आप याद करें कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास असाइन आएगा तो असाइन के फ़ौरन बाद क्या आ जाएगा, असाइन के फ़ौरन बाद हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है जी, ये रूल था, ये मैंने आपको बताया था। और आज आपको जब बात समझ आएगी जब हम लोग ट्रीज़ बनाएंगे कि हम लोग ऐसा करते क्यों हैं, क्योंकि हम लोग लॉजिक डेवलप करने की कोशिश करते हैं। बस फिर 3 हमारे पास क्या है, ये 3 हमारे पास टर्म है। फिर अगेन क्योंकि एक ऑपरेटर आ रहा है, मैंने बताया था कि जब ऑपरेटर आ जाए मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, तो ये पीछे वाला सारा चला जाता है और इसकी जगह क्या आ जाता है, एक्सप्रेशन। तो ये वाला एक दफ़ा दोबारा लिखा जाएगा। आप में से कोई मुझसे सवाल भी पूछ रहा था, तो ये जो पीछे रह जाता है ये एक दफ़ा दोबारा लिखा जाता है। ठीक है जी। अब फिर आगे हम इसको प्रोसीड करेंगे। फिर ये मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेटर है, फिर वाई एक टर्म है। ठीक है जी, क्योंकि वेरिएबल है। जब भी आपके पास ये 3 वर्ड्स एक साथ आ जाएं, एक्सप्रेशन और टर्म, तब कन्फर्म आपके पास एक्सप्रेशन आता है। नहीं तो रूल तो आप जानते ही हैं, या तो यूं कर लें कि जब एक्सप्रेशन ऑफ टर्म आए तो एक्सप्रेशन आएगा, वरना रूल तो आप जानते हैं कि जब भी कोई ऑपरेटर आ जाए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तब भी हमारे पास एक्सप्रेशन का जो है वो सिंबल आता होता है। ठीक है जी। फिर हमारे पास अब ये प्लस एक ऑपरेटर है, टू एक टर्म है, फिर एक्सप्रेशन ऑफ टर्म आ गया तो फिर एक्सप्रेशन आएगा, वरना क्योंकि ऑपरेटर आ रहा है तो भी एक्सप्रेशन आएगा। ये दोनों तरीक़ों से आप समझ सकते हैं, अब आपको समझ भी आ जानी चाहिए। देन हमारे पास ऑफ है और जेड हमारे पास एक टर्म है। ठीक है, और उसके बाद दोबारा हमारे पास लास्ट में क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया। तो ये एक प्रॉब्लम का सलूशन था। दूसरा प्रॉब्लम भी था, वो अब आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल है हमने तकरीबन 4 एग्जांपल्स कर ली हैं, तो होपफुली आपको पार्सिंग का प्रोसेस समझ आ गया होगा। ओके जी, ये तो महज मैंने लास्ट लेक्चर की रिवीजन आपको बताई और जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम था उसका सलूशन बताया। आज का लेक्चर आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम लोग ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसको हम लोग पार्सिंग ट्री बोलते हैं। ये ट्री हम बनाएंगे कैसे, उसी पार्सर की आउटपुट से हम लोग ट्री बनाएंगे। तो आज के लेक्चर में हमने बस ट्री ही पढ़ना है, ट्री और एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। ये इसलिए कि यहाँ पे हम लोग कंपाइलर का फ्रंट एंड कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम इसके बारे में इस लेक्चर के एंड में थोड़ी सी डिस्कशन भी करेंगे कि स्कैनर और पार्सर और मतलब फ्रंट एंड ने ओवरऑल क्या वर्किंग की, और कंपाइलर की जो कंस्ट्रक्शन होती है उसमें फ्रंट एंड का रोल क्या था। ट्री बनाने के लिए मुझे कोई इस बार कोई ग्रामर बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्री बनाने के लिए हम लोग दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, स्कैनर की आउटपुट का भी, मतलब टोकन्स का भी, और पार्सर की आउटपुट का भी। तो जब हम लोग ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हम स्कैनर की आउटपुट का भी इस्तेमाल करेंगे, और हम लोग जो है उसकी जो अगली स्टेज होती है हमारे पास, पार्सर की आउटपुट का भी इस्तेमाल करेंगे। हम लोग 2 टाइप के ट्रीज कंस्ट्रक्ट करेंगे। मेरे साथ रिवाइज करें, वी विल कंस्ट्रक्ट 2 टाइप ऑफ ट्रीज, जिसमें से पहला ट्री हम लोग बनाएंगे उसको सिंपल हम लोग पार्सर ट्री या पार्सिंग ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो पहला ट्री तो हमारे पास सिंपल कौन सा होगा, पार्सर ट्री। ठीक है, और दूसरी टाइप का जो ट्री हम लोग बनाएंगे दैट इज नोन एज AST। जो सेकंड टाइप का ट्री हम बनाएंगे दैट वुड बी नोन एज AST, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। तो एक ही ट्री की 2 फॉर्म्स होंगी। पहले हम एक जो है ट्री बनाएंगे जो ज़रा डिटेल्ड होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये पार्सिंग ट्री है, और उसी पार्सिंग ट्री को हम लोग थोड़ा सा श्रिंक करेंगे, थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे, तो वो एब्स्ट्रैक्ट। देखिए, वर्ड एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भी यही होता है कि आप ओवरऑल जो आइडिया होता है उसको कम से कम वर्ड्स के अंदर बताने की कोशिश करते हैं। सो हम लोग उस ट्री की एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, बहरहाल ये बात आपको समझ भी आ जाएगी जब हम एग्जांपल करेंगे। तो बजाय इसके कि मैं आपको थ्योरी बताऊं, मैं डायरेक्ट एक एग्जांपल पे आ रहा हूं और मैं उसी एग्जांपल के थ्रू ही आपको ट्री कंस्ट्रक्ट करना सिखाऊंगा। तो आपने ज़रा ये एग्जांपल ध्यान से देखनी। तो आज हम बेसिकली 2 एग्जांपल्स करेंगे। आपने ये दोनों एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा गौर से समझनी है, और इसके बाद ही हमारा ये आज हम लोग लेक्चर में करेंगे भी यही। लेकिन ये ट्री बनाना जो है ये थोड़ा सा प्रोसेस एक तो लेंथी है, और जब आप इसको पेपर पे ड्रॉ करेंगे तब ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, इसलिए आपने ज़रा इस चीज़ को ध्यान से समझना है। तो एग्जांपल नंबर 1 आप स्कैनर की याद करें, हमने एक एग्जांपल ली थी, मैं इसी एग्जांपल को दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ। z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और हम लोगों ने इसके ये टोकन्स बनाए थे। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि टोकन्स कैसे बने। z एक आईडी है, फिर इक्वल के लिए असाइन है। आप याद करें, मैंने आपको बताया था जितने लेटर्स हो, कितने लेटर हैं, z पहला, इक्वल दूसरा, फिर x हमारे पास तीसरा, देन प्लस हमारे पास फोर्थ, देन वी हैव y एट 5th प्लेस। ठीक है, तो जितने हमारे पास नंबर ऑफ लेटर्स या क्या कहना चाहिए कि नंबर ऑफ सिंबल्स कह लें, क्योंकि ये z x ये सारे सिंबल्स ही हैं। z वेरिएबल के लिए इस्तेमाल होता है, इक्वल असाइन के लिए इस्तेमाल होता है। आप लेटर्स कह लें या आप इनको करेक्टर्स कह लें तो ज़्यादा बेहतर है। हर एक करेक्टर के लिए एक टोकन बनता है। ठीक है, ये बात अब आपको याद होनी चाहिए, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने 5 जो है करेक्टर्स के अगेंस्ट 5 टोकन्स ही जनरेट किए हैं। सो z के लिए हम लोग आईडी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो स्कैनर होता है वो जिन टर्मिनल सिंबल्स का इस्तेमाल करता है उसमें आईडी है, ऑपरेटर है, असाइन है और नंबर है।
जो यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए भी हैं। देन असाइन इक्वल, उसके बाद एक्स के लिए आईडी और ऑप प्लस के लिए और आईडी वाई के लिए, ठीक है, क्योंकि ये एक वेरिएबल, ये तो हमने टोकन्स बना लिए। ये मैं आपको दोबारा से रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ कि जब हम ट्री बनाएंगे तो अब ट्री में हमने दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना है। हमने इसी एक्सप्रेशन के टोकन्स को भी इस्तेमाल करना है और इसी एक्सप्रेशन के हम लोगों ने इसकी आउटपुट बनाई थी पार्सर की, उसको भी इस्तेमाल करना। तो ये दोनों जब आप सामने रखेंगे तभी आपको ये बात क्लियरली समझ भी आएगी, ठीक है जी, ओके। और इसी एग्जांपल की, इसी को हम लोग स्ट्रीम ऑफ टोकन्स कहते हैं। इसी एग्जांपल का हमने पार्सिंग सीक्वेंस भी बनाया था, जो अब आपको मैं रिवाइज पूरा तो नहीं करा सकता, मैं ये बता सकता हूँ कि z क्या है, एक टर्म है, फिर इक्वल के लिए असाइन, जब असाइन आ जाए तो फिर एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद x है तो ये एक टर्म है, तो एक्सप्रेशन के बाद टर्म आ गया, फिर ये सारा कुछ चला गया, ठीक है। पीछे हमारे पास रह गया प्लस y, क्योंकि प्लस है ऑपरेटर आ गया तो फिर एक्सप्रेशन आएगा। फिर हमारे पास जो ऑप है, प्लस की जगह ऑप आ गया, फिर y हमारे पास एक टर्म है, ये हमारे पास पार्सर की आउटपुट थी, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल में कि आपको पार्सर की आउटपुट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं इस तरह करता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको ऐसे 1 सेकंड का पॉज दे देता हूँ। आप काइंडली ज़रा इस एग्जांपल की स्कैनर और पार्सर की आउटपुट को एक दफ़ा से दोबारा देख लें, क्योंकि जो आगे हम लोग अब ट्री बनाने लगे हैं, पार्सिंग ट्री, उसमें हम लोगों ने इन दोनों का इस्तेमाल करना है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये तभी होगा जब ये एग्जांपल आपको अच्छी तरह से आएगी, तब हम इसका ट्री बना सकेंगे। तो मैं यहीं पर थोड़ी सी देर के लिए पॉज देता हूँ और आप काइंडली इसी के अंदर ज़रा इस एग्जांपल को, जो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, इसको रिवाइज करें, इसकी टोकनाइजेशन को भी और इसकी पार्सर की आउटपुट को भी, फिर हम लोग इसका ट्री कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके जी, अगर आपने एग्जाम्पल रिवाइज कर ली है तो अब हम लोग चलते हैं इसकी ट्री की कंस्ट्रक्शन की तरफ। इसी एग्जांपल जो मैंने आपको बताई है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मैं इसी एग्जांपल का आपको ट्री बना के दिखाऊंगा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और मैं इसके दोनों टाइप ऑफ ट्रीज आपको बना के दिखाऊंगा। एक तो हम पहले बनाएंगे उसका पार्सिंग ट्री, ठीक है, और फिर हम इसी पार्सिंग ट्री से बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, AST, A फॉर एब्स्ट्रैक्ट, S फॉर सिंटैक्स एंड T फॉर ट्री, मैंने आपको पहले भी बताया। ओके, सो ये आपके पास एक मैंने इसको क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है कि ड्रॉ द ट्री एंड देन एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री ऑफ फॉलोइंग गिवन एक्सप्रेशन। हमने ये ट्री बनाने के लिए दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना है, इसी एक्सप्रेशन के टोकन्स का भी और इसी एक्सप्रेशन के पार्सर की आउटपुट का भी। तो हमने दोनों चीज़ें यूज़ करनी है। हमने स्कैनर की आउटपुट जो कि टोकन्स है वो भी यूज़ करनी है, और हमने पार्सर की आउटपुट भी यूज़ करनी है, जो हम लोगों ने इसकी पहले से बनाना सीख लिया, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले इसका बनाते हैं सिंटैक्स ट्री, जिसको हम लोग पार्सर ट्री भी बोलते हैं। तो एक सिंटैक्स ट्री होता है या पार्सर ट्री होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री या एब्स्ट्रैक्ट पार्सर ट्री होता है। तो हम लोग इसको नॉर्मल वर्ड्स में जो सिंटैक्स ट्री होता है उसको पार्सर ट्री बोल देते हैं, और जो मिनिमाइज्ड फॉर्म होती है या ब्रीफ फॉर्म होती है उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बोल देते हैं, ठीक है, फाइन। तो यू कैन कॉल इट इधर सिंटैक्स ट्री और यू कैन कॉल इट इधर एब्स्ट्रैक्ट पार्सर ट्री, सो दैट इज़ टोटली फाइन। और यू कैन कॉल द अदर वन एज द एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री और एब्स्ट्रैक्ट पार्सर ट्री। तो अभी हम लोग सिर्फ सिंटैक्स ट्री के बारे में डिस्कशन करते हैं या पार्सिंग ट्री के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये थोड़ा सा डिटेल्ड ट्री होता है, ठीक है जी। ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा जैसे कि आपने टोकनाइजेशन का सीक्वेंस समझ लिया था, आपने पार्सर के आउटपुट का सीक्वेंस समझ लिया था, इसमें भी सिर्फ आपने एक सीक्वेंस समझना है। वो सीक्वेंस एक दफ़ा आपको समझ आ गया तो बस वो सीक्वेंस वो हर सवाल में सीक्वेंस वैलिड होगा, कोई इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा जी, ट्री बनाने में स्टेप 1 ये होता है। अब आपने यहाँ से ऑनवर्ड वाली जो डिस्कशन है उसको बहुत ज़्यादा क्लोजली सुनना है, क्योंकि स्टूडेंट समटाइम ट्री बनाने में कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे जो ऑनवर्ड सीक्वेंस है वो अब आपने गौर से सुनना है। पहला स्टेप ये होता है कि सबसे पहले आपने पार्सर के आउटपुट पे ज़रा गौर कीजिएगा, ठीक है। मेरे यहाँ राइट साइड पे देखिएगा ज़रा, आप अभी थोड़ी देर के लिए टोकन्स को छोड़ दें और सिर्फ पार्सर के ऊपर गौर करें। अच्छा, पार्सर की आउटपुट में सिर्फ एक्सप्रेशन EXPR, सिर्फ एक्सप्रेशन कितनी दफ़ा है ज़रा ये काउंट कीजिएगा। एक तो ये है जो देखिएगा मैंने यहाँ पे किया, ये तो मेरे पास फर्स्ट टाइम आया, ठीक है। अच्छा, 4th प्लेस के ऊपर, फिर मेरे पास 6th प्लेस के ऊपर एक और एक्सप्रेशन आया, मतलब ये दूसरी बार हो गया, और फिर उसके बाद मेरे पास फाइनली ये 9th प्लेस के ऊपर आ गया तीसरी बार। इसका मतलब ये हुआ कि पार्सर के आउटपुट में टोटल, पार्सर की मेरे साथ रिवाइज करें, इस जो सीक्वेंस है पार्सर का, इसकी आउटपुट में टोटल मेरे पास
जो वर्ड या जो सिंबल है, वर्ड भी कहना ठीक है, जो सिंबल एक्सप्रेशन है जो कि एक नॉन टर्मिनल सिंबल है, वो 3 टाइम्स अपीयर हुआ है। ठीक है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, एक्सप्रेशन टर्म में भी एक्सप्रेशन है, लेकिन मैं कह रहा हूं ओनली एक्सप्रेशन कितनी दफा अपीयर हुआ है, सिर्फ एक्सप्रेशन, वो मेरे पास हुआ है 3 टाइम्स। ठीक है, तो अब होता क्या है, जब आप ट्री बनाने लगते हैं तो सबसे पहले तो आपने काउंट कर लेना होता है कि मेरे पास सिंबल एक्सप्रेशन पार्सर की आउटपुट में, ये जो पार्सर की आउटपुट है, इसकी आउटपुट में एक्सप्रेशन का जो सिंबल है वो कितनी दफ़ा आया है। 1, देखिए मैं टिक कर रहा हूँ, ज़रा यहाँ गौर कीजिएगा, 1 2 एंड 3, तो 3 टाइम्स आया है। तो ये मैंने काउंट कर लिया। दिस इज योर स्टेप नंबर 1 कि सबसे पहले आपने पार्सर की आउटपुट में चेक करना है कि सिंबल एक्सप्रेशन कितनी दफ़ा अपीयर हो रहा है। ओके, अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि जितनी दफ़ा वो अपीयर हो रहा है उतनी दफ़ा आपने उसको एक ओवल शेप में लिख देना है। अच्छा, ये मैं बात क्लियर करता चलूँ कि जो शेप नॉर्मली ओवल होती है, ओवल शेप होती है, एक सर्कुलर होती है, एक सर्कुलर की जो थोड़ी सी डिफॉर्म जो शेप होती है उसको हम ओवल बोलते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे परफेक्ट सर्कल भी बना सकते हैं, डजेंट मैटर, चाहे आप सर्कल बना दें चाहे आप उसको ओवल शेप में बना दें, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे ओवल शेप बनाने की कोशिश की है और मैंने इस ओवल शेप के अंदर लिखा हुआ है EXPR। और अब आप गौर करें कि यह मैंने EXPR ओवल शेप में कितनी बार लिखा है, 3 टाइम्स, क्योंकि मेरे पार्सर की आउटपुट में एक्सप्रेशन कितनी दफ़ा आ रहा था, 3 टाइम्स, 1 2 3। अच्छा, दूसरा सवाल ये उठता है कि मैंने ऐसा किया क्यों है। असल में जब आप ट्री बनाते हैं तो ट्री असल में फॉलो होता है एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन। ठीक है, ये मैंने आपको बात लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि ये बात आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब आज के लेक्चर में क्लियर करूंगा कि क्यों हम लोग एक्सप्रेशन को बार बार लेके आते हैं, क्योंकि हमने कंपाइलर को अपना गिवन इनपुट समझाना होता है। ठीक है, तो अभी जब हम ये ट्री ड्रॉ करूंगा, जब मैं ये ट्री ड्रॉ करूंगा तो आपको ये बात क्लियर होगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ओके, तो अभी मैं ज़रा डिस्कशन को थोड़ा रिड्यूस करता हूँ और मैं ट्री की कंस्ट्रक्शन की तरफ आता हूँ। तो ट्री की कंस्ट्रक्शन में पहला स्टेप तो बड़ा सिंपल सा है और वो ये है कि आपने सिर्फ पार्सर की आउटपुट में काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स सिंबल एक्सप्रेशन अपीयर हुआ है और उतनी दफ़ा आपने उसको एक ओवल शेप में यहाँ पे लिख देना है। ये मैंने थोड़ा सा इसको टिल्ट करके इसलिए लिखा है क्योंकि जब ट्री कंस्ट्रक्ट होगा तो इसकी ब्रांचेस बनेंगी। इसकी क्या बनेंगी, ब्रांचेस। तो क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने इसको टिल्ट बनाया ताकि ब्रांचेस नीचे ड्रॉ करने में आसान। जब ये ट्री बनेगा आपको मेरी बात क्लियर भी हो जाएगी। ठीक है जी, इसको हम लोग जहाँ तक मैं रिकॉल करता हूँ कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में शायद इसको पेरेंट और चाइल्ड के नाम से भी बोलते हैं, पेरेंट नोड्स और चाइल्ड नोड्स। ठीक है, या रूट और ब्रांचेस भी कहते हैं, वो मैं जब ट्री एंड हो जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, अच्छा जी, यहाँ पे पहली बात तो ये मेरे पास कंप्लीट हुई। फिर हम इन तीनों एक्सप्रेशंस को एरो के साथ ज्वाइन कर देते हैं, दैट्स इट। ये एक्सप्रेशन इसके साथ ज्वाइन हुआ एक एरो के साथ और ये एक्सप्रेशन इसके साथ ज्वाइन हुआ इस एरो के साथ, एंड दैट्स इट। तो आप जरा दोबारा से इसको देख लीजिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूं। मेरे इस एक्सप्रेशन z = x + y की पार्सर के आउटपुट में एक्सप्रेशन का सिंबल 3 टाइम्स आया था, इसलिए मैंने 3 टाइम्स एक्सप्रेशन को एक ओवल शेप में लेकर यहां बना दिया। ये बेसिकली नोड्स कहलाते हैं, मैं लिख देता हूं NODES, नोड्स। कुछ लोग इसको पेरेंट नोड या चाइल्ड नोड के नाम से भी फिर बायोमेट्रिक नोड कहते हैं, मैं फिलहाल इसको नोड्स कह रहा हूं। और इसके बीच में मैंने एक्सप्रेशंस लिख दिया 3 टाइम्स और फिर मैंने सिंपली इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये तो मेरे पास स्टेप 1 कंप्लीट हुआ, जो कि मेरे ख्याल में बहुत आसान था और आपको समझ भी आ गया होगा। ओके, अच्छा, अब एक और बात मैं यहां पे क्लियर करता चलूं कि इस ट्री को ड्रॉ करने में 2 अप्रोचेस हो सकती हैं। ठीक है, कुछ लोग इस ट्री को ड्रॉ करते हैं इस स्ट्रैंड के अंदर, इसको बोलते हैं कि आप टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे, मतलब आप ट्री के टॉप से स्टार्ट करेंगे और आप इसके बॉटम की तरफ जाएंगे, मतलब इस स्ट्रैंड में। ठीक है, ये तो एक अप्रोच है, क्योंकि जब आप ट्री ड्रॉ कर लेंगे तो ट्री ड्रॉ करने के बाद कोई ये नहीं बता सकेगा कि ये टॉप से बॉटम बना था या बॉटम से टॉप बना था, क्योंकि दोनों केसेस में ट्री की शेप तो एक जैसी बनेगी। ठीक है, सो ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए। दूसरा ट्रेंड इसमें होता है कि आप इसको बॉटम से टॉप कंस्ट्रक्ट करें, जो कि मैं अप्रोच इस्तेमाल करता हूं। तो मैं आपको इस चीज़ में आज़ाद छोड़ता हूं कि आप टॉप से बॉटम बनाएं या बॉटम से टॉप बनाएं, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कहां से आसान लगता है। मुझे जो चीज़ आसानी इसमें लगती है, या जो आप कह दें कि एक जनरल एक जो कन्वेंशनल मेथड है, वो ये कि आप बॉटम से टॉप मूव करते हैं, क्योंकि बॉटम से एक्सप्रेशन स्टार्ट हो रहा होता है, और फिर ये ब्रेक होता टॉप तक जाता है, जैसे यहाँ पे हो रहा है।
ये टोकनाइजेशन में भी और पार्सिंग में भी। इसलिए हम लोग इसको बॉटम से टॉप ड्रॉ करेंगे। तो मेरे ट्री का जो ऑर्डर है वो इस तरह होगा। ये एरो मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी, फाइन। तो बल्कि मैं इनफैक्ट इस एरो को यहाँ पे ड्रॉ करके छोड़ देता हूँ ताकि आपको ये ट्रेंड पता चल जाए। ठीक हो गया। सो पहली बात मैंने स्टेप, ये मैं इसलिए बार बार रिवाइज करा रहा हूँ ताकि जब आप इसको पढ़ें बाद में तो आपको मुश्किल ना हो। स्टेप 1 वाज कि मैंने अपने पार्सर के आउटपुट में जो भी एक्सप्रेशन मुझे दिया हुआ था उस एक्सप्रेशन की जो मैंने पार्सर की आउटपुट बनाई थी उसमें मैंने काउंट किया कि एक्सप्रेशन कितनी बार आ रहा है, मैंने उतनी बार यहाँ लिख दिया। फिर मैंने स्टेप 2 में इनको एरो से ज्वाइन कर दिया और मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि इसको 2 ट्रेंड्स में ड्रॉ किया जा सकता है, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। द ट्रेंड वी आर गोइंग टू फॉलो इज बॉटम टू टॉप ट्रेंड, कि मैं बॉटम से स्टार्ट करूंगा ट्री के और मैं इसके टॉप की तरफ जाऊंगा। हम उसको ऐसे भी कहते हैं कि मैं ब्रांचेस से स्टार्ट करूंगा और मैं रूट तक जाऊंगा। रूट टू ब्रांच, ये इसकी रूट है। या तो मैं रूट से ब्रांचेस की तरफ मूव करूंगा या ब्रांचेस से रूट की तरफ मूव करूंगा। ये मैं एंड में बात क्लियर करूंगा बजाय इसके कि आप अभी इसको लेके कंफ्यूज हो, तो हम इसको बाद में आराम से क्लियर करेंगे। चले जी, अब हम लोग आते हैं ट्री की कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस की तरफ। मैं इस एरो को भी रिमूव कराऊं ताकि मेरे पास जरा स्पेस थोड़ी क्लियर नजर आए। अब आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने पार्सर में जो एक्सप्रेशंस यहां पे लिखे हुए हैं आपने उस एक्सप्रेशन को उठाना है और आपने उससे बॉटम वाला चेक करना है। अब जरा इस बात को समझिएगा कि मैंने ये बात क्या की है। सबसे पहले तो आप गौर करें इस एक्सप्रेशन पे, जरा एनिमेशन पे। अब आपने मेरी वीडियो की के बजाय आपने ये गौर करना है स्लाइड्स के ऊपर। ये जो मैंने राइट साइड के ऊपर पार्सिंग का सीक्वेंस लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन को हाईलाइट किया, वो असल में ये वाला एक्सप्रेशन है। ठीक है जी, वो कौन सा है? ये वाला एक्सप्रेशन है। ये जो मेरा एक्सप्रेशन है, इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले मेरे पास 2 चीजें आई थी। इससे पहले मेरे पास, रिवाइज करें, 2 चीजें आई थी। एक मेरे पास आई थी चीज टर्म, एक मेरे पास क्या चीज आई थी, मेरे साथ रिवाइज करें, टर्म। और उस टर्म के बाद, क्योंकि आपको नजर भी आ रहा है कि टर्म के बाद क्या लिखा हुआ है, असाइन। तो अब मैंने चेक ये करना है कि इस एक्सप्रेशन से पहले मेरे पास क्या क्या आया था। इस एक्सप्रेशन से पहले मेरे पास 2 चीजें आई थी, एक आई थी टर्म, दूसरा आया था असाइन। मैं दोबारा से आपको रिकॉल करा देता हूं कि ये जो मैंने ट्री में ये वाला पहला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये मैंने बेसिकली लिखा है इसके लिए। ठीक है, इसके लिए। और ये वाला, अच्छा यहां पे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि ये वाला एक्सप्रेशन ये क्यों नहीं है? इसलिए कि ट्री में बॉटम से टॉप की तरफ लेके जा रहा हूं। ये जो एक्सप्रेशन है यहां पे ट्री आके खत्म हो जाएगा, तो इसलिए ये सबसे आखिरी वाला या रूट है ट्री की, और ये ट्री का सबसे टॉप है। टॉप इन द सेंस कि ये ट्री की ब्रांचेस है। वैसे तो ये बॉटम है, लेकिन ये ट्री की ब्रांचेस होती हैं सारी, और ये ट्री की रूट होती है। तो मैं ब्रांचेस से रूट की तरफ या बॉटम से टॉप की तरफ मूव कर रहा हूं। तो मेरे पास पहला एक्सप्रेशन ये वाला है। ठीक है, ये बात कंप्लीट हो गई। और इस एक्सप्रेशन से पहले 2 चीजें आई थी। इस एक्सप्रेशन से पहले 2 चीजें आई थी। कौन सी? एक आई थी टर्म और एक आई थी असाइन। ये चीज आप यहां से भी बड़ी इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन से आप पीछे वाला देख लें, इस एक्सप्रेशन से पीछे वाला देख लो तो मेरे पास क्या आ रहा है? टर्म और असाइन। ठीक हो गया। तो अब ये ट्री आगे कैसे चलेगा? अब जरा इस बात पे आपने गौर करना है। ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास है, ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है ये वाला, ये ब्रेक होगा अब 2 चीजों में। ये ब्रेक होगा अब 2 ब्रांचेस में या 2 चीजों में। किन किन 2 चीजों में? एक तो ये ब्रेक होगा, ये वाला एक्सप्रेशन एनिमेशन में, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये ब्रेक होगा 2 चीजों में। नंबर 1, एक तो ये ब्रेक होगा टर्म में, ये वाली टर्म। ठीक है, ये मैंने ऊपर वाली इसलिए हाईलाइट नहीं की क्योंकि ये टर्म पहले स्टेप में टर्म आई थी, फिर असाइन आया था। ठीक है, इसलिए मैंने नीचे वाले टर्म को हाईलाइट किया, इसलिए मैंने इस वाले को हाईलाइट नहीं किया। ठीक है, मैंने नीचे वाले को हाईलाइट किया। अब आप दोबारा देखें कि मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, और मैंने इस एक्सप्रेशन को ब्रेक किया 2 चीज़ों में। एक चीज़ थी टर्म और दूसरी चीज़ थी असाइन। ठीक हो गया। तो आपने कुछ भी नहीं करना, इससे नीचे नीचे जो भी हुआ था मैंने उसको, ये तो मैं इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा क्योंकि इसके साथ ना टर्म है, ना साइन है, ना एक्सप्रेशन है, इसलिए ये तो काउंट ही नहीं हो सकता। मेरे ख्याल ये बात आप भी समझ सकते। इसलिए पहले स्टेप वाली चीज़ तो सिर्फ आपका होल एक्सप्रेशन होता है, बात तो स्टार्ट ही दूसरे स्टेप से होती है। तो इसका मतलब है कि पहले जो मेरे पास पहला एक्सप्रेशन था, पहला फर्स्ट, वो जो पहला एक्सप्रेशन था वो मैंने यहाँ पे लिखा, और वो एक्सप्रेशन स्प्लिट हो रहा था मेरे पास 2 चीज़ों में। किन 2 चीज़ों में वो स्प्लिट हो रहा था? एक तो टर्म में, इस टर्म में, और दूसरा वो स्प्लिट हो रहा था किसमें? इस असाइन में। ठीक हो गया जी, यहां तक बात होगी खत्म। अच्छा, यहां पे अब हम थोड़ी देर के लिए पार्सर को भी अब इग्नोर करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए पार्सर को अब इग्नोर कर दें, पार्सर का काम अब थोड़ी देर के लिए खत्म हो रहा है। अच्छा, अब आप एक बात मुझे बताएं कि पार्सर जो होता है, पार्सर वो टर्म किस चीज के लिए इस्तेमाल करता है? जरा वीडियो पॉज करके सोचें कि पार्सर टर्म किन 2 चीजों के लिए इस्तेमाल करता है।
ओके, पार्सर टर्म दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता है, एक इस्तेमाल करता है नंबर के लिए, एक इस्तेमाल करता है वेरिएबल के लिए। अब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा ट्री से कि ये टर्म जो है ये नंबर है या वेरिएबल है? इसका मतलब है कि मुझे बताना पड़ेगा कि ये क्या है। और बोल तो ट्री में लिखा हुआ है कि हमने जो टर्म इस्तेमाल किया है, ये देखिएगा, ये टर्म हमने इस्तेमाल किया है z के लिए, ठीक है, और असाइन हमने इस्तेमाल किया है इक्वल के लिए। ये मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अब हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे टोकन्स का। टोकन का इस्तेमाल हम यहां पे इसलिए करेंगे कि देखें, टर्म नंबर भी हो सकता है, टर्म वेरिएबल भी हो सकता है। तो अब मैं यहां पे लिखूंगा, अब जरा गौर आपने करना है। अच्छा, मैं पहले आपको यह बता दूं कि पार्सर के अंदर ये टर्म क्या है। पार्सर के अंदर ये टर्म थी z। ये टर्म क्या थी, मैं यहां लिख देता हूं z, और असाइन तो इक्वल था, जो आपको यहां पे नजर भी आ रहा है, ये वाला मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं, ये क्या था, इक्वल था। ठीक हो गया, अब मैं इसको अरेज कर रहा हूं। अब मैं यहां पे फर्दर इस टर्म और असाइन को डिफाइन करूंगा, जिसके लिए अब मैं इस्तेमाल करूंगा टोकन्स का। अब जरा देखिएगा, ये टर्म क्या चीज है। मैंने टर्म की जगह लिखा, मैंने यहां पे गौर करें, जहां पे टर्म को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मैंने टर्म की जगह लिखा, इस टर्म की जगह मैंने लिखा, क्या लिखा, IDZ, जो कि असल में हमारा पहला टोकन है। तो असल में अब ट्री में हम दोनों चीजों का इस्तेमाल करेंगे। ट्री में पार्सिंग भी इस्तेमाल होगी, पार्सर की आउटपुट भी, और ट्री में अब टोकन्स भी इस्तेमाल होंगे। ठीक हो गया। आई होप को आपको ये मेरी बात यहां तक क्लियर हो गई होगी। तो मैं दोबारा से बता दूं कि मैंने सबसे पहले ये एक्सप्रेशन लिखा, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये एक्सप्रेशन दो चीजों में डिवाइड हो रहा था, टर्म में, ये वाली टर्म में, और इस वाले असाइन में। ये टर्म क्या थी, ये टर्म असल में z थी और असाइन इक्वल था। लेकिन z क्या है, अब z, ये जो टर्म है ये क्या है, असल में ये टर्म थी z, लेकिन z क्या है, ये z असल में ID है। ये काम मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि टर्म नंबर भी तो हो सकता था। तो कंपाइलर अब इस ट्री, यही तो बात है कि कंपाइलर असल में इस ट्री में पूरी चीज समझ रहा है कि ये टर्म है, और अगर टर्म है तो वेरिएबल है या नंबर है। तो अब दोनों का इस्तेमाल हो रहा है, टोकन्स का भी और पार्सर के आउटपुट का भी। अब असल में हो ये रहा है कि पार्सर पूरे एक्सप्रेशन में एक एक चीज को कंप्लीटली ड्रॉ कर रहा है, ताकि कंप्यूटर के अंदर जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसको एक एक चीज की समझ आ जाए। मेरे ख्याल अब आपको बात समझ आ रही है कि हम लोग कहाँ पे जाना चाह रहे हैं। और असाइन क्या चीज है, असाइन का जो मेरे पास टोकन है, मैं यहाँ पे असाइन का जो टोकन है वो मेरे पास है असाइन इक्वल। ठीक है, तो ये टर्म क्या थी, पहले मैं आपको दोनों जगह बता देता हूं। टर्म पार्सर में क्या थी, यहां पे देखें राइट साइड पे, टर्म पार्सर में क्या थी, z, और असाइन क्या था, इक्वल। z का टोकन क्या है, IDZ, और असाइन का टोकन क्या है, असाइन इक्वल। ये मेरे पास ट्री का एक पहला एक्सप्रेशन ड्रॉ हो गया। ये मैंने ट्री का, ये मैं यहां हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन मैंने ड्रॉ कर लिया। अब आपको शायद मेरी बात समझ आई हो कि हम बार बार एक्सप्रेशन इसलिए लिखते हैं क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि महज एक सिंपल लिखी हुई चीज z इज इक्वल टू x प्लस वाई, एक सिंपल लिखी हुई चीज जो आपके लिए समझना मुश्किल नहीं है, हम उसको पता नहीं किस किस चीज में ब्रेक कर रहे हैं। पहले टोकन्स बनाते हैं, फिर पार्सिंग करते हैं, फिर ट्री बनाते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तब तक नहीं समझ पाएगा जब तक आप इसके लिए चीज़ को कंप्लीटली आसान नहीं करेंगे। यही तो काम कंपाइलर में होता है, और इस कोर्स में हमने पढ़ना भी चाहिए कि कंपाइलर किस तरह हमारी दी गई इंस्ट्रक्शंस को CPU की लैंग्वेज में कन्वर्ट कैसे करता है, जिसमें ये पहली चीज़ होती है कि आप कंप्लीटली एक्सप्रेशन को ब्रेक कर देते हैं एक ट्री की फॉर्म में, ताकि उसका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारे सामने क्लियर हो जाए। तो मैं चाहूंगा कि अगेन मैं स्लाइड को क्लियर कर रहा हूं, आप अगेन इस वीडियो को यहां पॉज करें और आप स्लाइड्स खोलें, बेसिक आप पेपर और पेज ले लें, और ये जो मैंने सारे स्टेप्स आपको समझाए हैं आप काइंडली इन स्टेप्स को दोबारा समझें, क्योंकि एग्जांपल नंबर 2 मैं ज़रा फास्ट जो है तरीके से कराऊंगा, इसलिए इस एग्जांपल को यहाँ तक समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको पॉज करें और देखें कि कैसे हमने इस वाले पार्ट को पार्सर की आउटपुट और टोकन्स की को यूज़ करते हुए हमने इस पार्ट को कैसे ड्रॉ किया। तो पॉज द वीडियो, या वीडियो को जो है आप रिवाइंड करें और ज़रा आप देखें कि जी कैसे हुआ है। ओके, अगर आपने इस चीज़ को रिवाइज कर लिया है तो अब हम आगे ट्री को कंस्ट्रक्ट करने का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है अगला एक्सप्रेशन, जो कि बेसिकली मैं यहाँ हाईलाइट करूँ, आपने काइंडली स्लाइड्स पे गौर रखना है। ये मेरे पास अगला एक्सप्रेशन है जो मैंने यहाँ हाईलाइट भी कर दिया है, ठीक है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन से अगर आप एक स्टेप पीछे जाएँ तो आपको नज़र आता है कि सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि क्या है, सिर्फ टर्म है। अच्छा, आपने सिर्फ चेक ये करना है कि जब मैं असल में हम मूव करते हैं एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन, तो जब मैं यहाँ से यहाँ मूव किया तो इसके बीच में क्या क्या चीज़ें मेरे पास इन्वॉल्व थी, फिर मैं अब इस एक्सप्रेशन से दूसरे एक्सप्रेशन के बीच में मूव कर रहा हूँ तो इन दो इसके बीच में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो इन दो एक्सप्रेशन के बीच में सिर्फ एक ही चीज़ आई है जो कि क्या है, सिर्फ टर्म है।
तो ये वाला जो एक्सप्रेशन मेरे पास है, मेरे ख्याल आपको मेरी बात समझ आ रही हो कि एक्सप्रेशन तो हमने दोबारा, ये जो एक्सप्रेशन टर्म लिखा हुआ है ये तो इस एक्सप्रेशन की वजह से लिखा जा रहा है, ठीक है, जबकि हमने तो सिर्फ उस एक्सप्रेशन से आगे वाली चीज को ऑब्जर्व करना होता है। मेरे ख्याल आपको मेरी बात समझ आ रही है। सो इस ये जो वाला जो एक्सप्रेशन है ये सिर्फ एक ही चीज में डिवाइड होता है, जो कि क्या है, टर्म। क्योंकि इस एक्सप्रेशन से पहले, इस एक्सप्रेशन से पहले सिर्फ एक ही चीज है जो कि क्या है, टर्म है। और वो टर्म क्या थी जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि अब आपको पार्सिंग का प्रोसेस आता है। वो टर्म थी हमारे पास, वो टर्म थी हमारे पास x, वो टर्म हमारे पास क्या थी, x। तो अब मैं यहाँ पे इसको मैं अरेज करके आपको बता दूं कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये सिर्फ एक चीज में स्प्लिट होगा, जो कि क्या है, हमारे पास टर्म है। और ये टर्म हमारे पास क्या है, ये असल में थी x, ये हमारे पास टर्म क्या थी, x। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जब आप यहाँ पे जो टर्म लिखेंगे, टर्म के नीचे वो आप टोकन लिखेंगे। तो अब मैं इस टर्म जो कि x थी वो x, देखें अब यही प्रॉब्लम है कि या टर्म वेरिएबल भी हो सकती है, टर्म नंबर भी हो सकता है, ठीक है। सीपीयू को इस बात का नहीं पता, तो सीपीयू दोनों की मदद हासिल करेगा, पार्सर की भी और स्कैनर की भी। तो पार्सिंग से वो ट्री बनाएगा और स्कैनर उसको बताएगा कि वो एग्जैक्टली चीज क्या है। तो ये टर्म असल में क्या है, अब ये गौर कीजिएगा, मैं अब इस टोकन का इस्तेमाल करूंगा जिसको मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ। ये टर्म असल में एक x है और ये x असल में id है। ये id से क्या पता चल रहा है कि ये जो टर्म x है, ये id बता रहा है कि ये जो टर्म x है ये असल में एक वेरिएबल है। id स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफायर, मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी। तो मेरे पास ये दूसरा एक्सप्रेशन वाला जो पोर्शन था वो भी कंप्लीट हो गया। ये पहला एक्सप्रेशन वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ, ये दूसरा कंप्लीट हुआ। ये वाला जो मैंने ट्री बनाया है ये मेरे पास फर्स्ट के लिए है, और ये जो मैंने सेकंड वाला ड्रॉ किया है ये वाला पार्ट, ये मेरे पास सेकंड के लिए। लास्ट में मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन रह गया जिसको मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला एक्सप्रेशन रह गया, ठीक है। हम देख लेते हैं कि ये भी किस में डिवाइड हो रहा है। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये अगेन दो चीजों में डिवाइड हो रहा है, किस में, ऑप और टर्म में, ऑप और टर्म में। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा इसकी लॉजिक बनाना शुरू करेंगे ना तो ये चीज आप यहां से भी बता सकते हैं कि ट्री की ब्रांचेस कितनी होंगी। देखें मेरे पास टोटल ब्रांचेस होंगी 5, क्योंकि टोकन्स मेरे पास 5 हैं, ठीक है। मेरे पास ट्री की टोटल ब्रांचेस कितनी होंगी, टोटल ब्रांचेस 5 होंगी। ये काउंट कीजिएगा 1 2 3, यहां तक तो कंप्लीट हो गया, पीछे 2 रहेगी, वो ये 2 टोकन्स हैं। तो आप थोड़ी सी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे ही लॉजिक क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास बारी आ गई इस वाले एक्सप्रेशन की, ठीक है। इस वाले एक्सप्रेशन को मैं दोबारा हाईलाइट कर लेता हूं, ये वाला एक्सप्रेशन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये 2 में डिवाइड होता है। ये वाला एक्सप्रेशन 2 में डिवाइड होता है, एक ऑप में, एक ऑप में। ऑप क्या है, प्लस, ऑप क्या है, प्लस। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की थी जो है अपना पार्सिंग प्रोसेस की, तो अब आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऑप क्या है, प्लस, और टर्म क्या है, वो एक वेरिएबल y है। चले, सो ये एक्सप्रेशन 2 चीजों में डिवाइड हो रहा है, 2 चीजों में। पहली चीज मेरे पास क्या है, ऑप, पहली चीज क्या है, ऑप, ठीक है। और दूसरी चीज मेरे पास क्या है, वो है टर्म, ठीक है जी। तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास 2 चीजों में स्प्लिट हुआ, ऑप और टर्म में, ऑप और टर्म में, ठीक हो गया। बस एंड में सिर्फ आपने ये बताना है कि ऑप कौन सा है और टर्म कौन सी है। ऑप था मेरे पास प्लस, ऑप मेरे पास क्या था, प्लस, जिसका टोकन क्या है, क्योंकि पार्सिंग और टोकनाइजेशन में दोनों प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए ऑप का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप का जो टोकन बनेगा वो यही बनेगा जो आपको यहां पे मैंने हाईलाइट कर दिया, ऑप और प्लस। ये चीज आपको याद भी होगी कि जब ऑपरेटर हो तो यही टोकन बनता है। और टर्म का जो टोकन बनता है, टर्म असल में क्या थी, वाई, और वाई क्या है, यह असल में एक आइडेंटिफायर है। और जो टर्म क्या है मेरे पास, टर्म मेरे पास है ID Y, एंड दैट्स इट, दैट वाज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग द ट्री। अगर आपको ये ट्री ड्रॉ करना आ गया तो दैट वाज इट, हमने यही ट्री बनाना था। अब अगर आप इस ट्री को गौर से देखें, मैं जल्दी से पहले आपको बता दूं, एक क्विक रिव्यू दे दूं इस एग्जांपल का। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो, क्योंकि ये प्रोसेस बोर्ड पे समझाने वाला है और स्लाइड्स के थ्रू बाज़ दफ़ा कोई पॉइंट मिस हो जाता है, इसलिए मैं इसको बार बार रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर टोटल 3 एक्सप्रेशन थे, 1 2 and 3। ये 3 एक्सप्रेशन आगे मैंने इनको ज्वाइन किया। हर एक्सप्रेशन के पार्ट को मैं अलग अलग डील करूंगा, हर एक्सप्रेशन के पार्ट को मैं अलग अलग डील करूंगा, ठीक है। मेरे पास पहला एक्सप्रेशन डिवाइड हो रहा था टर्म और असाइन में, टर्म और असाइन में। टर्म क्या थी, ID, और असाइन क्या था, इक्वल, या इसमें दोनों इन्वॉल्व हैं। अब टोकनाइजेशन भी इन्वॉल्व है, पार्सिंग भी। दूसरा एक्सप्रेशन सिर्फ टर्म में स्प्लिट हो रहा था, सिर्फ टर्म में, जो कि मेरे पास क्या थी, ID। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ID X। टर्म क्या थी, ID X। आखिरी वाला एक्सप्रेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, ऑप और टर्म में, या 2 सिंबल्स में, आप जो मर्जी कह लें, ऑप और टर्म में, ऑप और टर्म में। ऑप मेरे पास क्या था, प्लस, और टर्म मेरे पास क्या थी, ID Y, ठीक है। दैट्स इट। अगर आप इसको जरा गौर से देखें
तो आप सिर्फ ये इस चीज को समझने की कोशिश करें कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कितना ज्यादा डिवाइड हो चुका है। पहले इसके टोकन्स बने, फिर इसकी पार्सिंग हुई, फिर उसका इतना डिटेल ट्री बना। ये इसलिए हो रहा है कि देखें, मैं इसकी मिसाल ऐसी भी देता होता हूँ, जैसे आप ह्यूमंस हैं ना, आपके ह्यूमंस के अंदर जब आप कोई चीज़ समझते हैं, आपके ब्रेन के अंदर भी जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक नेटवर्क बनाते हैं, और उस नेटवर्क से आप उस इंफॉर्मेशन को समझते हैं। इसको न्यूरल नेटवर्क भी बोलते हैं, ठीक है। मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा, मशीन लर्निंग वगैरह की तरफ, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपके ब्रेन में भी एक प्रोसेस है जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन को समझने का एक प्रोसेस बिल्ड होता है। इसी तरह हमने कंप्यूटर को अपनी बात समझानी है यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड वी आर टेलिंग द कंप्यूटर दैट z इज इक्वल टू x प्लस वाई, बट कंप्यूटर नीड्स टू अंडरस्टैंड कि z क्या है, इक्वल क्या है, x क्या है, प्लस क्या है और y क्या है, ठीक है। तो ये काम हमारे लिए कौन करेगी? ये काम करेगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि कंपाइलर है। वो हमारी दी गई इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करेगी लो लेवल लैंग्वेज में, जिसमें पहले वो टोकनाइजेशन करेगी, टोकन्स बनाएगी, फिर पार्सिंग करेगी और फिर उसका ट्री बनाएगी यूजिंग इट्स ओन ग्रामर। ये तो जो आईडी या टर्म या असाइन या ऑब या एक्सप्रेशन, ये तो हमारी ग्रामर है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है, लेकिन मोर और लेस प्रोसेस यही होता है। अगर आप इस स्लाइड को यहाँ पे 2 मिनट के लिए पॉज करें और आप ये कंप्लीट पिक्चर को जरा थोड़ी सी समझने की कोशिश करें कि ये असल में फ्रंट एंड की एक कंप्लीट, अभी तो हमने एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनाना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यहाँ स्लाइड को पॉज करें जरा 2 मिनट और फिर दोबारा इस पिक्चर को जरा एक दफा एनालाइज करें और देखें कि किस तरह ये सारा प्रोसेस हमने किया है। ओके जी, अगर आपने ये एग्जांपल समझ लिया है तो और आपको समझ आ गया कि किस तरह हम लोगों ने ये ट्री ड्रॉ किया है, तो अब हम इस ट्री की एक दूसरी फॉर्म देखते हैं, जिसके बाद ये हमारे पास प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसी ट्री से एक और ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री या AST। ये सिंटैक्स ट्री या ये जो हमने बनाया इसको हम लोग, मैंने आपको पहले भी बताया, हम लोग इसको सिंटैक्स ट्री भी कहते हैं, पार्सिंग ट्री भी कहते हैं। ये हमारे सिंटैक्स ट्री या पार्सिंग ट्री की रिड्यूस फॉर्म होगी, ठीक है। ये हमने अभी इसका ड्रॉ किया था जी सिंटैक्स ट्री, जो आप अभी ड्रॉ भी करके आए हैं, ठीक है। ये मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है। अब हम लोग आते हैं इसी ट्री की एक दूसरी फॉर्म में जिसको हम लोग बोलते हैं AST या एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, ठीक है। अच्छा जी, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री में व्हाई नॉट के मैं इसको पहले कंप्लीट बना दूं ताकि आपको आसानी हो। ये इसी ट्री का मैंने एक और ट्री बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। जरा देखिएगा कि ये ट्री कैसे बना है। इस ट्री के अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन वाला वर्ड आपको अब कहीं नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। आपको ये मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, आपको एक्सप्रेशन वाला वर्ड कहीं नजर नहीं आ रहा होगा, इसलिए कि जब एक दफा कंपाइलर ने सिंटैक्स ट्री बना लिया तो उसको एक जनरल स्ट्रक्चर समझ आ गई आपकी एक्सप्रेशन की कि ये एक्सप्रेशन है कि आप जरा इसको पढ़ने की कोशिश करें। मैं इसको हाईलाइट करता हूं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये स्ट्रक्चर उसको समझ आ गई है, आपके कंपाइलर के फ्रंट एंड को जो स्ट्रक्चर समझ आ गया, वो स्ट्रक्चर को रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूस कैसे कर रहा है? जब उसको जो सारी स्ट्रक्चर समझ आ गई तो उसने एक्सप्रेशन, ये चीजें सारी उसने निगलेक्ट की, और अब उसने उसकी एक रिड्यूस फॉर्म बनाई है। उसने उसको लिखा है z, ठीक है। अब यहां पे एक्सप्रेशन नहीं लिखा हुआ, आपको कहीं पे भी यहां पे एक्सप्रेशन, अब आप उसने इनको रिमूव करके एक सिंपल सा ट्री बनाया। मैं उसको जरा शुरू से बनाता हूं। पहले उसने लिखा है, हमारे पास सबसे पहले लिखा है z, क्योंकि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई में मैं यहां लिखता हूं z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई में पहली चीज क्या है? z, ठीक है। z का टोकन क्या है? ID z, ठीक है। ये हमने पहली चीज को डील कर लिया। अगली चीज का हमारे पास क्या है? इक्वल। तो हम उस बॉक्स में वही लिखेंगे जो हमारे पास चीज आ रही है, ठीक है। अगली चीज में मैंने क्या लिख दिया? इक्वल, और इक्वल का टोकन क्या बनता है? असाइन इक्वल। मेरे ख्याल अब आपको बात समझ आ रही है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज क्या आ रही है? प्लस। ये प्लस इसलिए आ रहा है, बल्कि मैं अभी इसको यहां से अरेज करता हूं। चलें, आपके आसानी के लिए मैं पहले लिख देता हूं कि मैंने यहां पे लिख दिया, मैं इसको अरेज कर दूं जरा ताकि मेरे पास विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाए। मैंने पहले लिख दिया एक्स और वाई। अगली चीज मेरे पास आ रही है एक्स और वाई, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। तो मैंने यहां पे लिख दिया प्लस। तो मैंने असल में ये चीज लिखी है, एक्स प्लस वाई का मैंने ये ट्री बना दिया छोटा सा एक, ठीक है। और इसको मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया है। इसको बोलते हैं जी एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। इसमें इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और एक्स मैं अब हर किसी का टोकन लिख रहा हूं, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने हर वर्ड को इटसेल्फ लिखना है। मैंने यहां z लिखा हुआ है, मैंने यहां पे इक्वल लिखा हुआ है, मैंने यहां पे x लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है और प्लस लिखा हुआ है। बस आपने इनको लिख के आपस में ज्वाइन कर देना, दैट्स इट। और साथ साथ आपने उसके टोकन्स लिखते जाने हैं। ये मैंने साथ साथ उसके क्या लिख दिए? टोकन्स। मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने प्लस का टोकन जहां लिख दिया, वरना से मैं टोकन लिखा यहां पे जाता है, ठीक है। मैंने स्पेस। अब आप जरा इस एक्सप्रेशन को रीड करें, z इज इक्वल टू एक्स,
z इज इक्वल टू, आई एम सॉरी, z इज इक्वल टू x प्लस वाई। इसको हम लोग बेटा बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। यहां पे एक्सप्रेशन या ऑब या टर्म या असाइन अब कुछ भी यूज नहीं हो रहा, मैंने डायरेक्ट वो चीजें यहां पे लिख दी। वो इसलिए कि z का मतलब हम यहां पे समझ चुके हैं, इधर हम यहां पे इक्वल का मतलब समझ चुके हैं कि असाइन इक्वल, हम x को समझ चुके हैं कि वो id x था, y हमारे पास id y था, और ऑप हमारे पास प्लस था। इसलिए मैंने सबको रिमूव कर दिया क्योंकि मतलब समझ आ गया। एक ट्री के जरिए, सिंटैक्स ट्री या पार्सिंग ट्री के जरिए मैंने उसको श्रिंक करके एक छोटा ट्री बनाया जहां पे अब आपको एक्सप्रेशन, ऑप या टर्म, या इन अदर वर्ड्स हमें कहना चाहिए कि अब आपको नॉन टर्मिनल सिंबल नजर नहीं आ रहे, सिर्फ टर्मिनल सिंबल नजर आ रहे, इसलिए कि अब आपने ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ लिया। तो मैंने इसको डायरेक्ट यहां पे लिखा है z, मेरे पास मैं यहां दोबारा समझा देता हूं, z इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो पहले मैंने लिखा z, ठीक है जी, उसका मैंने टोकन लिख दिया, फिर मैंने लिखा इक्वल, इनको ज्वाइन कर दिया, इक्वल का टोकन लिख दिया, फिर मैंने x और y लिखे, या मैंने x प्लस वाई पूरा लिख दिया, जैसे मर्जी समझ लें। ये मैंने लिख दिया x प्लस वाई, मेरे ख्याल है ये आपको समझ आ गई होगी बात। और फिर मैंने आपस में इनको भी यहां से, इस जगह से मैंने इनको भी ज्वाइन कर दिया, ये प्लस और इक्वल को। तो ये मेरे पास, और बाद में मैंने सबके टोकन्स लिख दिए। तो आपने इटसेल्फ वो करेक्टर्स लिख रहे हैं, z इक्वल एक्स प्लस वाई, z इक्वल एक्स प्लस वाई, और आप में जो इनके टोकन्स लेके इनको आपस में ज्वाइन कर देना है। ये चीज़ कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। ये एब्स्ट्रैक्ट इसलिए है कि इसको हमने, इसमें कितने थे देखें, मेरे पास स्टेप्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जबकि इसमें कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सिर्फ 5 नोड्स के अंदर ये ट्री पूरा होगा, जबकि ये 8 नोड्स में ट्री कंप्लीट हुआ था। तो ये ट्री ज़्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू दिस वन, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं AST। इसी ट्री का एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, ठीक है। असल में जो फ्रंट एंड की फाइनल फॉर्म होती है वो यही AST होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। तो मैं यहाँ पे आपको एक कंप्लीट पिक्चर दिखा देता हूँ। ये एक कंप्लीट पिक्चर है, ठीक है जी। हमारे पास इनपुट एक्सप्रेशन के पहले टोकन्स बने। मैं आपको चाहूंगा कि आप जरा इसको याद करें कि पहले स्कैनर क्या होता है, टोकन्स बनाता है, फिर टोकन्स की पार्सिंग होती है, फिर पार्सिंग का ट्री बनता है। तो ये आज असल में हमने फ्रंट एंड कंप्लीट कर लिया। अगर आप इस चीज को जरा समझे कि फ्रंट एंड में हमने एक एक्सप्रेशन लिया, z इज इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं, z इज इक्वल टू x प्लस वाई। सबसे पहले मैंने उसके टोकन्स बनाए, फिर मैंने उसकी पार्सिंग की, फिर मैंने उसका पार्सिंग ट्री बनाया, और पार्सिंग ट्री से मैंने उसका एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनाया। ये मेरे पास असल में फाइनल आउटपुट है, ये मेरे पास फाइनल आउटपुट है फ्रंट एंड की। फ्रंट एंड के याद करें 2 पार्ट्स होते हैं, स्कैनर और पार्सर। स्कैनर टोकन्स बनाता है और पार्सर ट्री बनाता है। तो असल में टोकन्स बने और पार्सिंग ट्री बना। अब आप खुद यहाँ पे देख लें कि ये जो हमने सिंपल एक्सप्रेशन को z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जैसे सिंपल एक्सप्रेशन को हमने कितने ज़्यादा चीज़ों में स्प्लिट कर दिया, इसलिए ताकि कंप्यूटर के जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसको हमारी बात इजीली समझ आ जाए। असल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम यही होता है जो आपको नज़र आ रहा है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये प्रोसेस जितना ज़्यादा ईजी करेगी CPU के लिए, वो उतना अच्छा कंपाइलर होगा। लोअर लेवल लैंग्वेजेस में हम इसके उनको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि ह्यूमंस के लिए मुश्किल होती हैं, ठीक है। जो लैंग्वेज ह्यूमन के लिए आसान होगी वो लैंग्वेज को CPU की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा। मतलब जो लैंग्वेज ह्यूमन के करीब है ना, वो लैंग्वेज CPU से दूर है, ठीक है। जो लैंग्वेज ह्यूमन से दूर है वो CPU के करीब है, उसमें पार्सिंग टोकनाइजेशन हमें करने में मुश्किल नहीं होगी। लेकिन जो लैंग्वेज हमारे करीब होगी उसके अंदर पार्सिंग, टोकनाइजेशन और वो चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी। लेकिन क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर बढ़ गई है, इसलिए ये प्रोसेस करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। यहाँ ये वीडियो का पार्ट काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया और मैं नहीं चाहता कि आपको बाद में व्यू करने में प्रॉब्लम हो। तो जो एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, वो अब हम नेक्स्ट इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। सो आप प्लीज़ लेक्चर के पार्ट नंबर 2 में जाएं और हम वहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप पार्ट नंबर 2 के अंदर जो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं वो करने से पहले आप इस एग्जाम्पल को जो हमने किया उसको आप एक दफ़ा फिर रिवाइज करें और देखें कि कैसे हमने पार्सिंग ट्री बनाया और वहाँ से हमने कैसे एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनाया। तो अब इंशाल्लाह हम लोग जो है इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 में मिलेंगे।